जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 91। और आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज़ की, और चैप्टर नंबर हैं चैप्टर नंबर 6, 7 और 9। ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं, तीनों चैप्टर से छोटे छोटे हैं। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। पहले जिन स्टूडेंट्स ने मुझे हाईलाइट करवाए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे डॉपर इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC is desirous of offering secured redeemable non-convertible 9% डिबेंचर टू द पब्लिक। पब्लिक को अंडरलाइन कीजिए। टू द पब्लिक क्यों अहम है? क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये इसका लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है और इसकी स्टॉक एक्सचेंज कमीशन वगैरह से अप्रूवल होना जरूरी है। इन 3 or more trenches ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंचेस क्या होता है ये देखें जरा, गूगल में करके देखें। मेरा ख्याल है इसका मतलब हुआ 2, 3 या इससे ज़्यादा औकात में या इंस्टॉलमेंट्स में, ब्रांचेस में 3 या 4 यानी उसने जो टोटल पैसे इकट्ठे करने हैं डिबेंचर्स इशू करके, वो एक ही दफ़ा में सारे इकट्ठे नहीं करने, 3-4 दफ़ा में इकट्ठे करने हैं। शाखे ब्रांचेस वही इंस्टॉलमेंट्स में 3-4 दफ़ा डिबेंचर इशू करके पैसे इकट्ठे करने हैं। आपके ख्याल में से क्या हर दफ़ा रेगुलर प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहली दफ़ा में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, और फिर उसके बाद जब कभी सब्सिक्वेंट इशू करना होगा डिबेंचर्स को तो वो क्या करेगी? कुछ नहीं। हाँ, अगर कभी चेंजेस होती हैं पर्टिकुलर्स में तो फिर सप्लीमेंट इशू करेगी। तो फर्स्ट टाइम में क्या इशू करेगी? ये सेल्फ प्रॉस्पेक्टस नहीं, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। विच काइंड ऑफ प्रॉस्पेक्टस इट इज रिक्वायर्ड टू इशू सो दैट द पर्पस इज सर्व्ड एंड देयर अराइजेस नो नीड टू टेक आउट ए फ्रेश प्रॉस्पेक्टस फॉर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। कि कब सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्टस? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी करेक्ट। क्लियर? तो बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस नहीं है यहां पे, इस सिचुएशन में इशू किया जाएगा। क्यों? वो कब किया जाता है? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? बताओ ना। लिस्टेड जब पब्लिक कंपनी ने शेयर्स तो इशू करने हैं लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं, तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए उस सूरत में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। चलें अगली बात बताइए, सप्लीमेंट प्रॉस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में जब चेंजेस आ जाए बाद में सब्सिक्वेंटली तो सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। और अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? ये जब न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना होता है तो फुल फॉर्म में या अब्रिज्ड फॉर्म में कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। कोई क्वेश्चन इसमें? चले, ये हो गया। फर्स्ट जब पहले कलब के पूछ रहा था कोई क्वेश्चन है तो बता दे, क्वेश्चन है तो बता दे, अभी नजर आया, खुदा का खौफ कर, अभी नजर आया है। चले अभी पहले बाकी कर लें, फिर वापस आके इन पे करेंगे। क्वेश्चन 11 इसके बाद। क्वेश्चन 11, द प्रोमोटर्स ऑफ 11 के बाद 13 है, ये याद करवाइएगा। प्रोमोटर्स ऑफ ब्लू व्हेल लिमिटेड गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेटेड 3 सितंबर 2021। इसको अंडरलाइन कर लें। पब्लिक कंपनी है प्राइवेट है?
कैसे पता चला? लफा लिमिटेड से प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, शाबाश। तो इसका मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं लेना इसने, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस भी लेना है, शाबाश। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। दे हैव डिसाइडेड दैट BWL शैल नेवर अप्रोच जनरल पब्लिक फॉर रेजिंग फंड, यानी ये तो अनलिस्टेड हो गई। हाँ बिल्कुल अनलिस्टेड होगी, सही कह रहा है। उन्होंने कहा कभी भी जनरल पब्लिक से हम पैसे नहीं उठाएंगे, ठीक है। एंड फर्दर डिसाइडेड टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से ही बिजनेस शुरू करना है। जनरल पब्लिक से पैसा भी नहीं उठाना, अगले महीने से बिजनेस शुरू। अगर जनरल पब्लिक से पैसा उठाना होता तो पहले इन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता, वो प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता पहले, जनरल पब्लिक से पैसे रेज करने होते, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह पूरी कर। कह रहा है BL वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल विद रजिस्ट्रार। अब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो अभी लेना, उसको अब भी लेना है कि नहीं? पब्लिक कंपनी है तो जनरल पब्लिक से पैसे उठाएं या ना उठाएं, शेयर्स इशू करें जनरल पब्लिक को या ना करें, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना होता है। अब वो कह रहा है अब क्या फाइल करना है रजिस्ट्रार को, सर्टिफिकेट। अब स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। और मुझे बताइए क्या आपको याद है ये कंसेप्ट कौन सा है, किस कंसेप्ट का MCQ है जी? जिसमें कंडीशन पूछता है टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 4-5 पॉइंट्स थे, उसमें लिखा था कि इफ पब्लिक इशू इज मेड नो अमाउंट इज पेएबल टू सब्सक्राइबर्स, और इफ नो पब्लिक इशू इज मेड देन कंपनी हैज फाइल्ड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। याद है? ये उस कंसेप्ट पे बेस कर रहा है। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही नहीं, क्यों नहीं इशू करना? जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहे, रिवाइज्ड मेमोरेंडम और रिवाइज्ड आर्टिकल भी इशू नहीं करना, क्यों? कोई रिवीजन ही नहीं हो रही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कौन सा पूछा था? 13। ये घुमा के पूछा था, चले इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अबाउट प्रॉस्पेक्टस इज करेक्ट? सबसे पहले तो करेक्ट को अंडरलाइन करें। इसका मतलब है हमने सही वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, गलत वाली नहीं, इसमें कुछ गलत वाली भी होंगी। पहला, ए लिस्टेड कंपनी इंटेंड्स टू इशू शेयर्स ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी बाय वे ऑफ स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? स्पेशल नहीं, स्पेसी से बोलते हैं शायद। इसका मतलब होता है इन काइंड, इन काइंड, ठीक है? क्योंकि डिविडेंड इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। ये कह रहे हैं क्या एक लिस्टेड कंपनी इन काइंड डिविडेंड दे सकती है? पहले तो ये बताइए, इजाजत है? लिस्टेड कंपनी इन काइंड डिविडेंड दे सकती है? श्योर हो आप? कौन सा, किस शक्ल में? शेयर? अपना फर्नीचर नहीं डिविडेंड के तौर पे दे सकते? इक्विपमेंट, गाड़ियां नहीं दे, क्या गलत? और किसके? एसोसिएटेड के? एसोसिएटेड के, सब्सिडरी के। तो अंडरलाइन करें एसोसिएटेड को। तो इसका मतलब ये गलत है। एसोसिएटेड के नहीं, सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हों तो वो डिविडेंड के तौर पे दे सकती है, एसोसिएटेड के नहीं। एक्सेप्शन मिली है इसको, एक्सेप्शन में केस था ये कि इस केस में अगर लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स की शक्ल में डिविडेंड पे करना चाहे कर सकती है, लेकिन किस कंपनी के? लिस्टेड सब्सिडरी के। क्लियर? और फिर इसके बाद बोनस और राइट इशू वगैरह और दूसरी एग्जांपल्स थी। ये स्टेटमेंट गलत होगी जी। इसमें क्या चीज होती है? लफ्ज चेंज होता तो ठीक हो जाती, एसोसिएटेड के बाद सब्सिडी होता ठीक हो जाती। अगला बी, लिस्टेड कंपनी है डिसाइड, तो ये गलत हो गई ना, हमने तो करेक्ट ढूंढनी है। बी की तरफ चलें। लिस्टेड कंपनी है डिसाइडेड टू ऑफर ऑर्डिनरी शेयर ऑफ क्लास बी टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, कर सकती है।
द कंपनी शैल नॉट पब्लिश द प्रॉस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर लेस देन 7 days or more than 30 days before the commencement of public subscription। यानी जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी उससे और जो पब्लिश करना है प्रॉस्पेक्टस को, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो लेस देन 7 days और मोर देन 30 days नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन गैप अगर आप देख रहे हैं तो वही है भाई। मैं कहूं ये मेरे से 7 दिन आगे है, या वो कहे कि सर मेरे से 7 दिन पीछे है, एक ही बात है। तो एंगल है ना बताने का। तो वो चाहे पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस से टाइम बता दे, चाहे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से टाइम बता दे, टाइम तो वही है 7 से 30 दिन। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? यही तो ढूंढनी थी। बी करेक्ट। लेकिन सी और डी भी आपको पता है लर्निंग है, एग्जाम थोड़ी है कि सिर्फ सही ऑप्शन निकल गए आगे, बाकी भी देख हैं सी और डी में क्या मसला है। A person except a director or officer of company shall be deemed to have committed an offence if he makes a false or fictitious application in connection with the prospectus। पढ़ा था हमने कि वो एप्लीकेशन फॉल्स एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन या फॉल्स एप्लीकेशन नहीं भेज सकता कोई। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसमें क्या डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी को एक्सेप्शन दी गई थी? नहीं दी गई, हर पर्सन। तो इसलिए ये एक्सेप्शन की वजह से गलत हो गया। अगर ये एक्सेप्शन हटा देना, एक्सेप्ट ए डायरेक्टर ऑफ, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। डन जी। आगे चलें। डी, द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय कमीशन शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल। 60 days होती है अप्रूवल टाइम? नहीं, 60 days नहीं होता, 30 days होता है। हाँ, असल मसला डेज में नहीं था, डेज में सोच रहे होंगे 30 है कि 60 है कि 90 है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस तो लॉन्गर पीरियड के लिए जितना भी मुनासिब समझे कमीशन अप्रूव कर सकता है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता ही लॉन्गर पीरियड के लिए, जब आपने 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में या उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स में कैपिटल इशू करना हो। तो ये यहाँ पे क्या चेंज करते तो ये ठीक हो जाता, शेल्फ का लफ्ज हटा देते तो ठीक हो जाता। शेल्फ के वर्ड की वजह से गलत है। डन जी। मेरे भाई क्लियर हो गया? मज़ीद डिस्कशन तो नहीं चाहते इसमें? क्या एग्जाम में 2 ऑप्शन ठीक हो सकती है? नेवर 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 नेवर। हाँ, ऊपर बताएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे फिर वो जैसे ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे कैफ 4 या 7 में इस तरह करता नहीं है। पीआरसी में ऐसे किया करता था कि शायद 2 ऑप्शंस करेक्ट या करवाया करता था पीआर। एफआर 1 में भी कर, बी लॉ में सी लॉ में आज नहीं किया, इसलिए कभी इम्कान नहीं करेगा, वरना आप सोचना शुरू कर देंगे और जो 2 आपको 50-50 लग रही है कि दोनों को टिक कर दिया करेंगे। आज तक किसी एक क्वेश्चन में उसने नहीं किया कैफ 7 में, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। काउंटिंग का मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी सब्जेक्ट्स का जो अपना सब्जेक्ट है मैं तो वही देखूंगा। काउंटिंग में करता है 2 ऑप्शन ठीक, और यहाँ पे नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपने जब तक वो करता नहीं ना तब तक मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दूंगा सोचने की। आपने हमेशा ये सोचना है कि एक ऑप्शन करेक्ट है और एक को ही ठीक करना है। जिस दिन इसने कोई मल्टीपल को ठीक किया उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। हाँ, वो बता दिया करता है बीच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट, लेकिन वो भी नहीं करता। और उस सूरत में भी अगर होना तो फिर नीचे वो ऑप्शन ए बी सी डी देगा, यानी ऑप्शन वो एक ही होगी। आपने देखा कभी ए के साथ लिख रहा होता है 1 और 3, तो ऑप्शन इसका मतलब हमने सिलेक्ट एक ही करनी है, ए है या बी है या सी है या डी है। भाई क्लियर? ये इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा था? 7। R2 की क्लास में जाना, फौरन जाएं भाई, फौरन जाएं, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यहाँ। R2 इससे अहम है, हालांकि मेरा सब्जेक्ट ये है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि ये MCQ चल रहे हैं, आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होंगे। तो जिस स्टूडेंट्स की R2 की क्लास है वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। 7 में
जी कल क्लास होगी, इंशाल्लाह होगी। आज वाली चाहे फिर कल, आखिरी क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 7 क्वेश्चन 1, चारकोल लिमिटेड हैज परचेज प्लांट एंड मशीनरी, ये मॉर्गेज एंड चार्जेस वाला क्वेश्चन है। चारकोल लिमिटेड CL हैज परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹100 million फ्रॉम फुशिया प्राइवेट लिमिटेड, पता नहीं कहां से इतने मुश्किल नाम ले आते हैं। FPL following information in this respect are available. 50% payment will be made to FPL on 15 मार्च 2022 by obtaining a bank loan. बैंक लोन लिया जाएगा और वो पेमेंट की जाएगी। The loan will be secured against mortgage of CL's factory building. बिल्डिंग पे मॉर्गेज क्रिएट करवाया जाएगा। फिर द बैलेंस विल बी पेड इन 4 equal quarterly installments which will be secured through the charge over CL's inventory and pledge of CL's ordinary share of one of the directors. तो ये इन्वेंट्री का जो प्लेज वगैरह ये तो रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती, मॉर्गेज करवाने की जरूरत, प्लेज भी रजिस्टर करवाना है, हर किस्म का चार्ज रजिस्टर करवाना है। ये चीज सिवाय हर किस्म का चार्ज रजिस्टर कराना भाई है, बताएंगे हर किस्म का चार्ज रजिस्टर कराना है, स्वयं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो रिसीवेबल वो नहीं। Which of the following security is required to be registered with registrar? Mortgage over factory building and pledge of ordinary share, या mortgage over building और चार्ज, या mortgage over से फैक्ट्री बिल्डिंग प्लेज और चार्ज, सारे मॉर्गेज भी प्लेज भी चार्ज भी सारे ही रजिस्टर करवाने हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड ही पूछा था आपने, हाँ जी थर्ड। कह रहे रजिस्ट्रार हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम द कंपनी, he may still enter in the register of mortgage and charges a memorandum of satisfaction with respect to the registered charge only when, क्या रजिस्ट्रार इंटीम कंपनी की तरफ से इंटीमेशन आए बगैर भी सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकता है? पक्का बिल्कुल कर सकता है। कब? कंसर्न बैंक इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रार, नहीं फिर तो वो ये तो विदाउट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। फाइनल पेमेंट ऑफ डेट हैज बीन मेड, रजिस्ट्रार हैज नॉलेज दैट द पेमेंट ऑफ डेट हैज बीन मेड, या रजिस्ट्रार हैज एविडेंस। अच्छा ये सी और डी में आप कंफ्यूज होंगे शायद, है सी और, बाकी तो क्लियरली पता चल गया ना, वो नहीं है कि क्या नॉलेज के, आप खुद बताइए, आप लॉ पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ नॉलेज की बेस पे एक्शन ले लेना चाहिए कि एविडेंस होना जरूरी है? नॉलेज को साबित थोड़ी कर सकेंगे, उसको कोई फोन आ जाए, गुमनाम फोन आ जाए कि सर चार्ज पे हो गया, क्या वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर लेगा? कि जब तक उसके पास कोई एविडेंस ना हो। अच्छा एविडेंस क्या होगा? लॉ ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया, ये उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जिससे सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन एविडेंस होना जरूरी है, एविडेंस होना जरूरी है। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी ऑप्शन। डन जी, कि अगर इस चार्ज के पास एविडेंस है फिर वो इसको रजिस्टर कर सकता है। इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं था? चैप्टर 7 में 2 ही थे, 4, 5 भी, चले 4, 5 भी अभी करते हैं। पहले जो नोट कराए हुए दूसरे स्टूडेंट्स ने वो कर लेते हैं, भाई ने भी 1-2 फरमाइश की है तो फरमाइश वाले भी अभी कर लेते हैं थोड़ी देर में। 9 भी आ जाए, 9 Following information are available in respect of Peer Limited for the year ended 30th June 22। अच्छा डिविडेंड के बारे में बताइए, हमने क्या पढ़ा था? डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ
कौन से प्रॉफिट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ब्रॉड फॉर पिछले सालों का प्रॉफिट है 100, क्या इसमें से डिविडेंड पे हो सकता है? हो सकता है, जाहिर है प्रॉफिट है, बिल्कुल है। प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर, इसमें से हो सकता है, पक्का हो सकता है। प्रॉफिट फ्रॉम मुल्तान फैक्ट्री सेल की, क्यों नहीं हो सकता मुल्तान? डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट से, यानी ये जो नीचे वाला बेसिकली फर्क क्या है? ये जो ऊपर वाली दो एग्जांपल्स है ये आपका रेगुलर या कंटिन्यूइंग बिजनेस है, या यूं कह ले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, प्रॉफिट है। और जो नीचे वाला है ना गेन या लॉस, दोनों मिला के, दोनों की नेचर एक जैसी है, गेन हुआ, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ, ये इस सूरत में जो नीचे वाला हिस्सा है ना जहलम और मुल्तान वाला, इसमें से अगर गेन हो तो उस सूरत में पे हो सकता है अगर ये कंपनी का रेगुलर बिजनेस हो। इसलिए हम पहले फाइनल डिसीजन करने से पहले देखेंगे कंपनी का कोई लाइन ऑफ बिजनेस उसने हमें बताया है, नहीं बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नॉर्मली यही सोचेंगे कि ये कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लैंड की सेल परचेज नहीं होता। अगर होता तो क्वेश्चन में उसने हमें बताया होता। तो इसीलिए जो लैंड की सेल परचेज, लैंड के डिस्पोजल से जो भी गेन या लॉस हुआ है उसको हमने डिविडेंड की अमाउंट के साथ नहीं मिलाना। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट उसने क्या टेस्ट किया कि क्या आप डिविडेंड के लिए सिर्फ इन्हीं दो आइटम्स को कंसीडर करेंगे या ये दो भी इसके साथ क्लब करेंगे। अब क्लब करके ये ऐड होंगी या लेस होंगी वो अलग बात है। पहला डिसीजन तो ये हमने करना है कि क्या इस अमाउंट को हम ऊपर वाली के साथ मिला सकते हैं कि नहीं। नहीं, क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि उसका ऑर्डिनरी या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। इसका मतलब जो डिविडेंड पे हो सकता है वो सिर्फ ऊपर वाली दो आइटम से हो सकता है, 100 और 300, 400 डिविडेंड पे हो सकता है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। डी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करूं। अगर ये उसने अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट 100 लिखा है ना पॉजिटिव, ये होता लॉस 100, लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, रिजर्व नेगेटिव में होते हैं, और इस साल प्रॉफिट हुआ 300 का, बाकी नीचे इग्नोर कर दे। तो क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे? 300 के 200, 300 के 200, 300 नहीं 200, क्योंकि जो पिछले सालों का प्रॉफिट है ना या लॉस है उसको आपने नेट करना है इस साल के प्रॉफिट या लॉस के साथ, फिर डिसाइड करना है। नहीं समझ आई बात? फिर से, अगर पिछले साल 100 प्रॉफिट हो, इस साल 300 लॉस, इस साल डिविडेंड पे कर सकते हैं? कितना? हाँ, लॉस आएगा 200। शाबाश, 1 रुपया भी नहीं दे, पिछले साल का 100 भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं? वो इस साल उड़ गया। तो आपने जब डिसीजन करना है तो रिजर्व पिछले साल और इस साल के मिला के डिसीजन करना है डिविडेंड का। और जो फिक्स एसेट्स हैं इनको कंसीडर करना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कंपनी का नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है। क्लियर? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी इस क्वेश्चन के मुताबिक, फिर से बताइए क्या हुई? 400। ये वाले डिस्पोजल वगैरह हमने इसको कंसीडर नहीं करना। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व या क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये सेम ही होते हैं। ये पिछले सालों का प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ मेंबर्स को। 5, लिमिटेड कंपनी में by giving not less than 7 days prior notice close its register of डिबेंचर होल्डर्स एंड मॉर्गेज कर सकते हैं। डिबेंचर रजिस्टर क्लोज, ये हमने पढ़ा था ना, कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज कर सकती है, था ना, वो डिविडेंड वाले में था। क्लोजर रजिस्टर के 30 दिन के लिए टोटल है, जो कि 45 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, और प्रायर नोटिस 7 डेज पहले देना पड़ेगा। तो वो तो रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए था, तो उसमें
वो कह रहा है लिस्टेड कंपनी में बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days प्रायर नोटिस, ये सही कह रहा है 7 days प्रायर नोटिस, क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ कौन सा, डिबेंचर होल्डर एंड मॉर्टगेज या मेंबर्स एंड मॉर्टगेज या मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, सॉरी मॉर्टगेज एंड डायरेक्टर्स, मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर्स, कौन सा क्लोज कर सकते हैं, डी वाला मेंबर्स एंड, क्यों हमने तो सिर्फ मेंबर्स का पढ़ा था, डिबेंचर भी सिक्योरिटी में आ जाता है, गलत रीजन, डिसीजन सही बेसिक डिसीजन गलत। आप उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे एंड में देखें, उसमें लिखा हुआ है सेम प्रोविजन अप्लाइज ऑन डिबेंचर होल्डर, देखिए वॉल्यूम 1 है आपके पास, देखिए कहाँ पे था ये, किस चैप्टर का कंसेप्ट है भला ये, हाँ जी ये पेज नंबर बता दें भाई को, 161 क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्ड, हाँ जी सेम प्रोविजन, यानी क्लोजर की प्रोविजन जो है वो डिबेंचर होल्डर पे भी अप्लाई होती है, क्लियर जी। चलिए ये पास किए, अच्छा अब आप अपने क्वेश्चन को फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा जरा, अब आपको फिर मौका दे रहा हूँ, एक दफ़ा फिर से देख लीजिए, जो जो MCQ आपने मुझे डिस्कस करवाना है फिर से हाईलाइट करवा दे, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद फिर कल ही मौका मिलना है, आज नहीं मिलना, पास कीजिएगा जी। चलिए कुछ मज़ीद आपने MCQs का डिस्कस करने को, पहले क्वेश्चन 6 सॉरी चैप्टर 6, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, अच्छा 1, who is liable or responsible for the payment of compensation in case of misstatement in prospectus to every person who subscribe for any share on the faith of prospectus, अगर उसमें कोई मिसस्टेटमेंट हो prospectus, कौन लाइबल है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम, क्या डायरेक्टर लाइबल हैं, बिल्कुल वो जिम्मेदार, असल जिम्मेदारी उनकी होती है, सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लाइबल है। इश्यूअर कंपनी, कंपनी भी लाइबल होगी, बिल्कुल वो पेनल्टी पे करना पड़ेगी कंपनी को भी, ठीक। एनी ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, बैंकर और ब्रोकर, वो याद है जी, वो याद है वो हु गेव एक्सपर्ट वाली बात, जिन्होंने कंसेंट दी, अपनी कोई रिपोर्ट दी, एक्सपर्ट में फिर वो ऑडिटर आ गया, लीगल एडवाइजर, बैंकर और ब्रोकर नहीं, बैंकर और ब्रोकर भी एक्सपर्ट की डेफिनेशन में शामिल हैं, एक्सपर्ट के तौर पे आएगा, हाँ एक्सपर्ट के तौर पे, इनको इन्होंने एक्सपर्ट के तौर पे लाइबल किया है, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है एक्सपर्ट के तौर पे, यानी के पास रखवाया जी, बैंकर के पास प्रॉस्पेक्टस, नहीं ये सही, ये मुराद नहीं है कि जिस बैंकर के पास प्रॉस्पेक्टस से लिखवाए हैं वो लाइबल होगा, नहीं वो नहीं लाइबल होगा, वो क्यों बेचारा लाइबल होगा, ये एज एन एक्सपर्ट, अगर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट गलत साबित होती है तो उस सूरत में लाइबल होंगे, और ये आगे फर्दर डिटेल है ना, और वो भी फिर उस सूरत में लाइबल होंगे अगर इन्होंने स्टेटमेंट दी हो और स्टेटमेंट में से कोई प्रॉब्लम निकले, अगर वो स्टेटमेंट ठीक थी इनकी, किसी और जगह पे मसला है, फिर ये लाइबल नहीं होंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने जितनी को इन्फॉर्मेशन दी हमने उस लिहाज से डिसीजन करना है, तो ये तीनों ही लाइबल हो सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑल ऑफ दिस, ई ऑप्शन, क्लियर। इसमें और क्वेश्चन 2 तो नहीं, 6 के, अब ये चैप्टर 7 में कौन सा क्वेश्चन है जी, 4 और 5 दो हैं जी, चलिए पहले 4, Lavender Limited has granted long-term loan of ₹10 million to the Chief Operating Officer against which he has deposited a negotiable installment, ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए असल में, इसको इंस्टॉलमेंट को काट के नीचे ऊपर ही, हाँ गलती होगी, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एज सिक्योरिटी, Which of the following statement is correct regarding registration of above security under, अच्छा मुझे बताइए क्या negotiable instrument को रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है, नो सर, रिक्वायर्ड नहीं है, negotiable instrument is not considered as a security for the purpose of mortgage or charge and does not require registration, ये सिक्योरिटी मानेंगे जी, नहीं सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज कह रहा है, मॉर्टगेज और चार्ज के पर्पस के लिए सिक्योरिटी नहीं है ये, यानी इस पर्पस के लिए इसे सिक्योरिटी नहीं समझा जाएगा, ठीक है।
Negotiable instrument over 10 million is required to be नहीं है, required ही नहीं. Negotiable instrument is accepted as security, hence it is required to be registered. Negotiable instrument clearly exception दिया उसने कि ये registered होना required नहीं है. ऑप्शन हमारी क्या हुई? A. फिर 5 में On 8 सितंबर 2022, Quince Limited paid the final installment of long-term loan obtained from Coconut Bank Limited. Identify the last date by which QL shall intimate to the registrar about payment in full of the mortgage created and registered under the company side. जैसे चार्ज क्रिएट कर लोन लेते हुए रजिस्टर कराना जरूरी होता है, उसी तरह जब पेमेंट कर दें तो उसकी सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करवाना भी जरूरी होता है. पढ़ा हुआ ना? करेक्ट. लास्ट पेमेंट कब हुई है? 8 सितंबर. रूल क्या होता है? कितने अरसे में करवाना है? विदिन 30 डेज. क्या हो गया? 7 अक्टूबर. और इसके करीब 3 डेट ही नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी. डन जी. कोई प्रॉब्लम? कोई और क्वेश्चन? चले, ये तीनों चैप्टर्स हमारे हो गए. अब कल के लिए मुझे बताइए चैप्टर 8 और 10, ये 2 चैप्टर कर लें, फिर उसके बाद 11 12 फिर ख़त्म. ठीक है. कल के लिए 2 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 10 और 8 और 10 2 चैप्टर्स हैं. क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं. अल्लाह हाफिज़.